गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, और होगी तुम्हारे दिल की चुभन भी कम, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं संपूर्ण एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजना का सेकंड पार्ट। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक पार्ट पढ़ा दिया है। इसके पहली वाली अगर क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है जाके, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और मैं पहले दिन से ही आप लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो वो एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, और जो क्वालिटी वाला कंटेंट की बात मैं आपसे पहले दिन से कर रहा हूँ, वो क्वालिटी वाला कंटेंट आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि हमने कोई पेड कोर्स नहीं चला रखा है। अभी तक जितनी भी क्लासेस आप लोगों को मिली सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। संपूर्ण एकेडमी पर सारा कोर्स फ्री मिल रहा है आप लोगों को। आप चाहें तो ज़रूर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चैनल पर जाएं और एक बार चैनल पर विजिट करें। और ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि आप केवल और केवल अभी जिलों की मैपिंग कर लो। तो मैपिंग वाला पार्ट आपने देख लिया होगा, मुझे ज़रूर भरोसा है। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और YouTube के इतिहास में मध्य प्रदेश में ये जो मैं परियोजना आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ऐसी परियोजना शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिलेगी। इतनी सारी परियोजना फुल डिटेलिंग के साथ में, वो भी एक साथ एक ही कंटेंट में, शायद आप लोगों ने अभी तक ये सार संग्रह आपके पास में मुझे नहीं लगता कि होगा। और अगर होगा तो ज़रूर कंपैरिजन करिएगा कि उससे बेहतर है या ये बेहतर है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए, आज के सेशन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कौन सी परियोजना। आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश में परियोजना। सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना लिखी हुई है। चंबल घाटी परियोजना की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से 3 चरण हैं? सबसे पहला जो चरण है दोस्तों, सबसे पहले चरण की मैं बात करता हूं, इसको जो है गांधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, दूसरे को राणा सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, और तीसरे को जवाहर सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। 3 चरणों में ये परियोजना कंप्लीट की जाती है। बेहद ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक देखते रहें। और वीडियो के अंत तक आते आते आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना बेहतर पढ़ रहे हैं। मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सिर्फ मुझ पर भरोसा करके चलें, जैसे ईश्वर पर भरोसा करते हैं हम बिना किसी स्वार्थ के जब ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर हमें वो देता है जिसकी हमने कल्पना नहीं करी है। वैसे ही इस वीडियो में आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत जब इसकी शुरुआत की गई थी 1953 से 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुल विद्युत का उत्पादन जो इसमें किया जाता है दोस्तों, वो है 368 मेगावाट की बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ये लिखा हुआ है 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये एक ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हम चाहें तो इसे मैप पर भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को मैप बना के बताता हूं और आप लोगों को जिससे पता चलेगा कि कहां पर क्या पोजीशन है। ये एक छोटा सा मैप आप लोगों को मैं बनाना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को दिमाग में एक तस्वीर स्पष्ट रहेगी कि भैया ये किस किस की परियोजना है ना। आप लोगों को बेहद अच्छी तरीके से चीज़ें पता चलेंगी। ये हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश जो है, और यहाँ पर आप लोगों का राजस्थान पड़ता है, तो ये राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आप लोगों को याद रखना है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। ना मिले समुंदर, ना मिले दरिया, तो समुंदर की तलाश करो दोस्त। इसलिए बेहतर से बेहतर पढ़ें आप लोग। मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2023 में जो सही रणनीति बना लेगा
वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। संयुक्त परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले गांधी सागर चरण है, राणा प्रताप सागर चरण है, जवाहर सागर चरण है, जवाहर प्रताप सागर चरण है। तो 3 चरणों में इसको पूरा किया गया है। आप थोड़ा सा मैप पे भी देख सकते हैं कि भाई ये जो है आपको चंबल घाटी परियोजना है, ये पूरी तरीके से आपको मैं विजुअलाइजेशन करके इसका बता दिया है, मैप बना के बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं एक एक करके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक एक करके बेहद शानदार तरीके से आज चीज़ों को आप सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है गांधी सागर बांध की। गांधी सागर पहला चरण है, ये आता है मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मंदसौर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप मैप पर देख सकते हैं कि ये मंदसौर है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 514 मीटर की है और जो है ऊंचाई की बात करें तो 64 मीटर तक है। मार्च 7 मार्च 1954 को मेरे दोस्तों तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था। जो है तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और आप याद रखिएगा दोस्तों कि यह चंबल नदी पर निर्मित जो है आप लोगों का सबसे बड़ा एवं प्रथम बांध है। याद रखना, चंबल नदी पर निर्मित है, सबसे बड़ा एवं प्रथम बांध है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के जानापावा से निकलती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहीं पर बता देता हूं आप लोगों को मैं, आप समझिएगा कि ये है हमारा मऊ, ये इंदौर यहीं पर पड़ता है। और इंदौर के अंतर्गत महू तहसील से चंबल नदी निकलती है। जब चंबल नदी निकलती है तो आगे बढ़ती है मंदसौर में, गांधी सागर का निर्माण करती है। गांधी सागर के बाद आप लोगों का आगे की तरफ बढ़ती है। उसके बाद आप लोगों का 2 बांध ये राजस्थान के अंतर्गत बनाती है, जिसे हम कहते हैं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जिसे हमने 2 चरणें और जिसके देखने हैं हमें। ये तो प्रथम चरण चल रहा है, अभी 2 चरण और बताऊंगा, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। तो ये गांधी सागर है। आप याद रखिएगा कि यह चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा एवं प्रथम बांध है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 111 मेगावाट है। तो गांधी सागर जो है आप लोगों का बांध चंबल नदी पर निर्मित प्रथम चरण में इसका जो है उसको लगाया गया था और इसका विद्युत उत्पादन जो है 111 मेगावाट है। तो नदी की डायरेक्शन भी मैंने बना दी है। उसके बाद आप लोगों को मैप पे भी मैंने समझा दिया है। बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं बेहतर से बेहतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जो है यहाँ पर दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यह है राणा प्रताप सागर। इसकी एक ट्रिक बता दूंगा मैं कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग याद रखेंगे चंगाराज। जब आप चंगाराज याद रखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि चा से आता है चंबल, तो चंबल नदी हो गई आप लोगों की। गा से आता है गांधी सागर। बहुत शानदार के ना सर, आप तो क्या बता रहे हो। उसके बाद आता है आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप आ गया है। उसके बाद आ गया है आपका जवाहर सागर। तो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। कौन सी ट्रिक से? चंगा राज। तो उससे कैसे हो कि ना कि चंगा ही चंगा सी भाई साहब, तो चंगा राज हो गया है ना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि भैया वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है? जो है चित्तौड़ के रावत भाटा में, राजस्थान के अंतर्गत ये आता है। बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। इसकी लंबाई है 1100 मीटर, चौड़ाई है 54 मीटर, उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट। विद्युत का उत्पादन इससे किया जाता है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, एकदम सटीक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ें हैं अगर पहले बता देते तो कितना आनंद आ जाता। भाई साहब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी चीज़ यहाँ से मिल रही है वो बेहतर से बेहतर ही मिल रही है।
आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब जो है जवाहर सागर की। तो जवाहर सागर की स्थापना भाई 1971 में की गई थी। ये जो है तीसरा चरण है। तो वर्ष 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? हमसे साहब स्थान पूछेगा कि भैया कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं कि राणा सागर बांध से 33 किलोमीटर की दूरी पर बोरबास में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहां तक बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्ष 1971 में जो है स्थान कहाँ है? राणा सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर जो है इसकी स्थापना की गई है बोरबास में। इसकी ऊंचाई जो है 45 मीटर की है, लंबाई जो है 440 मीटर की है और उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 है। और सबसे पहली वाली स्लाइड पे चले चलता हूं आपको, जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि उत्पादन क्षमता 386 है, पहले की है 111, दूसरे की है 172, तीसरे की है 99। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं भाई साहब। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इनको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भाई। और क्या है देखो, अब दूसरी ये आप लोगों की चंबल घाटी परियोजना कंप्लीट हो गई है, जिसे हमने 3 चरणों में बांट के पढ़ा है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। कब कब स्थापना हुई है, कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर है, किसने इसका लोकार्पण किया था, आधारशिला किसने रखी थी, सब कुछ चीजें आपके पास में है। ये एक सार संग्रह है। तो इस सार संग्रह को आप अपने पास रखिएगा। कैसे रखेंगे? अगर इस सार संग्रह की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक के नीचे जो है ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चाहें तो वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम करेंगे तो भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं जो है नर्मदा घाटी परियोजना की, जिसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो चीज़ें भी आप याद रखना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आने वाली एग्ज़ाम में ज़रूरी ये नहीं है, ये तय नहीं है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। व्यापम बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना देता है जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, और वही चीज़ जब एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम वो भी पढ़ें जो अभी तक नहीं आया है और हो सकता है आने वाली एग्ज़ाम में आ जाए। तो बेहतर से बेहतर पढ़ें, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो बेहतर है। आप मानिए मेरी बात। देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये दूसरी परियोजना है जिसे हम कहते हैं भाई नर्मदा घाटी परियोजना। अब एक बात ये आप लोग समझ लीजिए कि इसके पहले वाले जब वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें सबकी मैपिंग कराई थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं मैपिंग करवा रहा हूँ। हर एक घाटी, हर एक परियोजना, हर एक जो है आप लोगों की परियोजना की फुल डिटेलिंग मैं आप लोगों को करवाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें नर्मदा घाटी परियोजना देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत भाई ये पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जो गठन है वह 1985 में किया गया था। 1985 में नर्मदा घाटी जो है प्राधिकरण का, विकास प्राधिकरण का यहाँ पर गठन किया गया था। नर्मदा नदी पर क्रियान्वित भारत की 5वीं सबसे बड़ी, याद रखिएगा कि नर्मदा नदी पर क्रियान्वित भारत की 5वीं सबसे बड़ी ये परियोजना है, जो कि जिस पर 29 वृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजना चल रही हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का विस्तार तो आपको मध्य प्रदेश से होता है, फिर गुजरात में भी मिलेगा, फिर आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये विभिन्न राज्यों में बह रही है ना, एक से ज़्यादा 2 से 3 राज्यों में ये बह रही है ना। मध्य प्रदेश में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसकी नदी की लंबाई 13-12 है और 1077 में ये मध्य प्रदेश में बहती है। तो 1077 के बाद जितनी अन्य जगह बहती है वो आप लोगों को मैंने बताई थी, है ना। अब हम बात करते हैं नर्मदा जल विवाद एक्चुअली में क्या है। आप लोगों को जब मैं नर्मदा घाटी परियोजना पढ़ा रहा हूँ
तो उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि भैया ये जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का हमें गठन भी पढ़ना है, सीधा सीधा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद ये भी बता रहा हूँ कि नर्मदा जल विवाद एक्चुअली में क्या है, और आप देखिएगा आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि भैया नर्मदा जल विवाद क्या है। और ये जो परियोजना मैंने बताई है ना कि भैया नर्मदा नदी पर क्रियान्वित भारत की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, जिसको 29 वृहद परियोजना चल रही है, 135 मध्यम परियोजना चल रही है और 3000 लघु परियोजना चल रही है। तो अब आप लोगों को नर्मदा जल विवाद के बारे में समझना है। अब देखिए भारत के 4 राज्यों में, किसमें, भारत के 4 राज्यों में दोस्तों सबसे पहला आता है जो है आपका राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण की नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो इसके जल विवाद को लेकर 4 राज्यों में दोस्तों विवाद चल रहा है। कौन से राज्य हैं भाई? सबसे पहला आता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद आता है आपका गुजरात आता है, फिर आता है आप लोगों का महाराष्ट्र। तो इसके आप लोगों के जल के विवाद को लेकर इन राज्यों में क्या किया जा रहा है, विवाद चल रहा है। इसीलिए सरकार ने क्या था 1969 में जल विवाद को जो है संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए जो है एक नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था, जो है 1979 में, है ना, जिसकी अध्यक्षता में किया गया था। वे हैं वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो है नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया था 1979 में। ये आप लोगों का याद रखना है ना। तो 1969 में क्या लिखा हुआ है, जल विवाद संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया था। और जो है 1979 में न्याय प्राधिकरण ने नर्मदा घाटी विकास योजना प्रारंभ की। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं बता देता हूँ कि जो है सरकार ने इस जल विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जो है 1969 में आया था, आप लोगों का 1969 में आया था नर्मदा जल जो है विवाद न्यायाधिकरण। और 1979 में जो है न्याय प्राधिकरण ने नर्मदा घाटी विकास योजना, अब ये याद रखिएगा कि नर्मदा घाटी विकास योजना जो है आपकी 1979 में लाई गई थी। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को बेहद शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहती है आप देखो, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ेंगे हम। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है भैया? क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे, तो आसपास के क्या किया जा रहा था, बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। वहाँ पर आसपास में जो लोग निवास कर रहे थे, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा था, बांध बनाने के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा था। इसके लिए क्या किया गया कि जो है एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई रोकी गई और जो है लोगों का जो विस्थापन किया जा रहा था उनके पुनर्निवास के लिए भी एक योजना चलाई गई। तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है, देखिए कि नदी पर निर्मित किए जा रहा है बांधों एवं उनके निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए 1985 में दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया। कहीं कहीं आप लोगों को 1989 भी लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। कहीं कहीं पुस्तकों में 1989 का डाटा मिलता है, कहीं कहीं 1985 का डाटा मिलता है। तो मैंने यही बताया ना कि भाई नर्मदा नदी पर निर्मित किए जा रहे बांधों एवं उनके निर्माण स्थल से लोगों को जो है उनके विस्थापन को रोकने के लिए ये प्रारंभ किया गया। इस जन आंदोलन की जो प्रमुख नेता थी वो है मेघा पाटकर। ये क्वेश्चन MPPSC हो, लोक सेवा आयोग में, चाहे फिर व्यापम की कोई भी एग्जाम हो, MPSI हो, फॉरेस्ट हो, ये विभिन्न बार अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेघा पाटकर हैं किससे संबंधित हैं, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है नेतृत्वकर्ता कौन रही हैं।
तो मेघा पाटकर रही हैं। ये आप लोगों को नाम याद रखना होगा। आप चाहें तो ये इनकी फोटो भी देख सकते हैं जिसके पीछे लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ, है ना। अन्य नेता कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। इसकी ये प्रमुख नेता है और इसके अंतर्गत अन्य नेता बाबा आमटे हैं, अरुंधति रॉय हैं, शबाना आजमी है और सुंदरलाल बहुगुणा है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े। नर्मदा घाटी परियोजना देखी है हमने, उसका गठन देखा है, विवाद देखा है, उसके बाद उसको हमने ये देखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो मेघा पाटकर रही हैं उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, अन्य कौन थे, सदस्य कौन थे, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को सिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब आती है आप लोगों की इंदिरा सागर परियोजना। दोस्त इंदिरा सागर परियोजना बहुत ही लाजवाब तरीके से चीज़ों को सीखेगा। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे ना, अंत तक देखने के बाद आप बोलेंगे कि यार हमने आज कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, कितनी सारी चीज़ें आप लोगों को आज सीखने को मिलेंगी। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आने वाली एमपी कांस्टेबल 2023 की एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहीं से नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा कंटेंट आप लोगों को दूंगा। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना की। इंदिरा सागर जो परियोजना है नर्मदा नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि खंडवा जिले के ग्राम पुनासा में है। ये देखिए आप, ये खंडवा जिले के ग्राम पुनासा में है। अब चाहें तो एक इसका फोटो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों का जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जो है मिनिस्ट्री द्वारा ये जारी किया गया था, जिसमें ये देखिए आप ये देख सकते हैं इंदिरा सागर परियोजना है। ये आप देख सकते हैं इंदिरा सागर परियोजना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये इंदिरा सागर परियोजना, ये कहाँ से निकाला है मैंने? ये निकाला है मैंने दोस्तों जल संरक्षण मिनिस्ट्री। ये देखिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, है ना। ये वहाँ से आप लोगों को ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूँ, ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ भाई, है ना। कोई तुक्का वाली चीज़ नहीं है ना, सब एकदम प्योर क्वालिटी वाली है। अब देखिए नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिला खंडवा ग्राम पुनासा में स्थित है। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी दोस्तों, इसकी आधारशिला रखी गई थी जो है 23 अक्टूबर 1983 को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। 27 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र से सिंचाई की जाती है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट का है। अब ये देखिएगा, इसमें 125 मेगावाट की जो है 8 यूनिटें लगी हुई हैं। 125 मेगावाट की 8 यूनिटें इसमें लगी हुई हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है जो कि 92 मीटर का है। भाई साहब, आपने हनुवंतिया का नाम सुना होगा, जल महोत्सव का नाम सुना होगा। ये नाम ऐसा नाम है जो आज हर व्यक्ति को पता है। तो हनुवंतिया जो टापू है, जो विकसित किया गया है नर्मदा नदी के जो है खंडवा में, जो है आप लोगों का कहाँ पर स्थित है, ये देखिएगा। हनुवंतिया टापू खंडवा जिले में स्थित किया गया है। अब देखना, दिसंबर 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार जी ने जो है 10 दिनों का जल महोत्सव पहला आयोजित करवाया था। दिसंबर 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 10 दिन का जल महोत्सव यहाँ पर आयोजित करवाया था। वहीं 2021 में दिसंबर में यहाँ 5वीं बार जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये याद आप लोगों को रखना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बताता हूँ क्या है इसमें, ठीक है। ये देखिए, अब ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। मैप में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये आप लोगों की खंडवा है। 1000 मेगावाट का यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है दोस्त में। 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है खंडवा से। और आप लोगों को मैं 2
के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। खंडवा में आप लोगों को भाई एक सूक्ता परियोजना मिलेगी। सूक्ता परियोजना भी खंडवा जिले में है और एक आप लोगों को ओंकारेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। ओंकारेश्वर परियोजना आप लोगों की, ये भी आप लोगों की खंडवा जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, नर्मदा नदी पर है। तो 3 परियोजना हमने देखी है। खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना जो है 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आप लोगों की सूक्ता परियोजना है, ये भी खंडवा में है। और तीसरी आपकी जो है ओमकारेश्वर परियोजना है, जो कि 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो भैया खंडवा में मैंने 3 परियोजना बताई हैं। सबसे पहली परियोजना बताई है भैया मैंने आप लोगों को इंदिरा सागर परियोजना बताई है ना। ये आप देखिए इंदिरा सागर परियोजना भाई खंडवा जिले में है। 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। 27 लाख हेक्टेयर में इसकी सिंचाई की जाती है। जो है 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, 92 मीटर का है। यहाँ पर हनुवंता टापू विकसित किया गया है और 2016 में पहली बार यहाँ पर सरकार ने 10 दिनी जल महोत्सव आयोजित किया गया था। 5वीं बार 2021 में किया गया था, मतलब 5वीं बार 21 में किया गया था। उसके बाद 2 परियोजना और बताई हैं, सूक्ता परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना में जो है आप लोगों का 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आ गई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। अब देखिए अब कौन सी परियोजना है भैया, सरदार सरोवर परियोजना। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका मैप बता देता हूँ। आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हुआ, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे दिखेगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए कि ये जो है भैया सरदार सरोवर परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को जो है 5 अप्रैल 1961 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी और 17 सितंबर 2017 को इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। चलिए, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भैया 5 अप्रैल 1961 को इसकी आधारशिला रखी गई थी पंडित नेहरू द्वारा और जो है 17 सितंबर 2017 को इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। मेरे दोस्तों आगे देखिएगा क्या लिखा है कि भैया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा जिसमें आप लोगों की मध्य प्रदेश की जो भागीदारी है वो 57% है, महाराष्ट्र की भागीदारी आप लोगों की 27% है और गुजरात की आप लोगों की 16%। 57% एमपी की है, 27% आप लोगों की किसकी है, महाराष्ट्र की है और 16% इनकी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या है आज के इस खजाने में, इसके पिटारे में। देखिए जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है भैया बाण सागर परियोजना, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परियोजना है दोस्त। अधिकतर एग्जामों में आप लोगों को बाण सागर परियोजना पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि भैया बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। ये व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आप पिछली एग्जामों के पेपर जब उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये इस प्रोस्पेक्टर से ये परियोजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम देखते हैं, ये देखिए आप लोग जब देखेंगे कि बाण सागर परियोजना जो है कहाँ पर है। बाण सागर परियोजना जो है आप लोगों का शहडोल जिला में है। शहडोल जिले में, शहडोल के देवलोन में ये परियोजना आप लोगों को देखने को मिलेगी भैया। ये देखो आप लोग यहाँ पर बहुत आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भैया शहडोल जिले में है बाण सागर परियोजना, इसका आधिकारिक नाम बाण सागर परियोजना है, बाण सागर डैम है भाई। आप देखोगे इसका स्थान है, देखिए लिखा हुआ स्थान देवलोन, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। निर्माण जो आरंभ हुआ था 1978 में हुआ था। मैंने बताया कि 1978 में इसका जो है निर्माण चालू हुआ था
और आरंभ तिथि मतलब जो बनकर तैयार हुआ था और प्रारंभ कब से चालू हुआ था भाई 2006। तो 1978 में इसका बनना ये चालू हुई थी और बनकर कब पूरी हुई थी 2006 में पूरी हुई थी। इसका संचालक कौन है? इसको ऑपरेट करता है जन संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश। इसकी ऊंचाई है 67 मीटर, लंबाई है 1020 मीटर। दोस्तों बाण सागर परियोजना जो है आपकी मध्य प्रदेश की, चाहे हम बात करें बिहार की, चाहे हम बात करें यूपी की, संयुक्त परियोजना है, जिसका एक मैं आप लोगों को मैप बना देता हूं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि मैप हम कहाँ बनाएं, तो यहीं बना देते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखेगा ना, और ये आप लोगों का मिटेगा भी नहीं। तो इसमें एक काम किया जा सकता है कि चलो देखते हैं बनाकर कि क्या है इसमें। चलो छोटा सा बना दें क्या? आपको छोटा सा बना दें? चलो उधर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 मिनट, 1 मिनट भाई। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ और यहाँ पर बनाने की एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा मैप बना देता हूँ मैं आप लोगों का, और उससे आप लोग थोड़ा सा क्या करोगे यार कि चीज़ें बहुत इजी हो जाती है मैप बनाने से। तो छोटा सा बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए मैप। ये हमारा एमपी है ना, ये हमारा यूपी है, और बिहार की अगर अपन बात करें तो बिहार यहीं पड़ता है, इधर की साइड। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, है ना। नॉट फॉर स्केल बनेगा ये, तो चीज़ केवल समझने के लिए बनाई जा रही है। आप सीधी सीधी से इसमें देखना कि आप लोगों का एक डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को मैप तैयार किया है। तो ये आप लोगों का हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पर हमने बिहार बना लिया। तो आप लोग ऐसे अगर याद रखोगे मैप बना के, तो चीज़ें आप बहुत आराम से सीख पाओगे। अब ये भी है कि भाई ये इसकी संयुक्त परियोजना है तीनों की, ये मैंने बता दिया है। इसमें जो जल का बंटवारा किया गया है और निर्माण लागत का जो बंटवारा किया गया है, इसको बनाने में जितना खर्चा आया है और इसका जल का बंटवारा, वो 2:1 के रेशो में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश 2 रेशो में, उत्तर प्रदेश 1 रेशो में, बिहार 1 रेशो में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का 2 है, उत्तर प्रदेश का 1 है और 1 बिहार का है। तो जल का वितरण भी इसी रेशो में होगा, और जो इसमें निर्माण की लागत आई थी वो भी इसी रेशो में डिवाइड किया गया है ना। अब देखिए इसकी जो हम बात करें सिंचाई की हम बात करते तो मध्य प्रदेश में जो है 2490 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई होती है इससे, यूपी में 1500 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई होती है, और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई होती है। ये आप लोगों को आंकड़ा भले नहीं भी रखोगे याद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल का बंटवारा जरूर से याद रखना। अब याद रखना, इस परियोजना में 10 विद्युत इकाई जो है स्थापित की गई हैं। कुल उत्पादन क्षमता 405 है, किसी किसी बुक में 435 भी लिखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि कई कई बुकों में 5-10 का थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे चलता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बता दी हैं। अब ये पॉइंट आप लोगों का छूट रहा है, वो भी देख लिए। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। मोरारजी देसाई द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये आता है आपका तवा परियोजना। अब जितनी भी परियोजना आएंगी वो सब 1 लाइनर ही रहेंगी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो चीज़ों को समझते चलना और लिखते चलना, ये एक ऐसा सार संग्रह है, अगर आप ये अपने पास रखोगे तो कहीं से दूसरी चीज़ें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप लोगों को यही मिल जाएगी। देखिए हम तवा डैम की बात करते हैं। यह तवा डैम, आप लोगों ने तवा डैम देखा होगा, है ना। ये तवा डैम है भाई, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये तवा डैम है भाई, है ना। अब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के में जब हम देखते हैं तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है हमारी। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में तवा नदी पर, नदी की जब हम बात करते हैं तो तवा नदी पर बना हुआ है, ये तवा नदी पर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है तवा नदी पर बना हुआ है। उत्पादन क्षमता कितनी है भैया? 125 मेगावाट की 8 इकाइयों का यहाँ पर लगाया गया है। कुल जो विद्युत उत्पादन है
1000 मेगावाट की है। 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जाता है ना। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा मैपिंग भी इसलिए करा देता हूँ कि ये पढ़ने का एक तरीका है। हमें क्या है कि चीज़ें रटना नहीं है। जब हम माइंड में ही मैप बना लेते हैं तो हमें चीज़ें जो है एक तरीके से एज्यूम होने लग जाती है ना, तो चीज़ें बेहतर तरीके से याद होना चालू हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, फ़ोन आया था घर से फ़ोन आ गया था तो अटेंड करना ज़रूरी था, और अटेंड नहीं करते तो फिर बार बार फ़ोन आते रहते, इसलिए मैंने सोचा एक बार बात कर ही लेते हैं कि समस्या क्या है, इनकी समस्या भी सुन लेते हैं। मेरे को बुलाया जा रहा था कि घर आ जाए, लेकिन मैं घर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरा क्लास करके पूरा सेशन लेके घर जाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया कि बावनथड़ी परियोजना की जब हम बात करते हैं तो बावनथड़ी परियोजना जो है आपकी बालाघाट जिले में, देखिए बावनथड़ी परियोजना आप लोगों की बालाघाट में है। बालाघाट के कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में है, कुड़वा ग्राम में है ना। स्थानीय लोग यहाँ पर कुड़वा के नाम से इसको पुकारते हैं, इसलिए इसका नाम कुड़वा पड़ गया है भैया। कि जिला बालाघाट है बावनथड़ी परियोजना। बालाघाट आप लोगों को याद रखना है, कटंगी तहसील में कुड़वा ग्राम में। इसकी आधारशिला रखी गई थी 1975 से लगाकर 2012 में ये कंप्लीट हुई थी। कट गया। मेरा फोन तो यहीं पड़ा यार, शायद उस पर ध्यान नहीं गया। हेलो हेलो, हो गई बात हो गई। हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर से डिस्टर्बेंस हो गया था दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बावनथड़ी परियोजना की। ये जो बावनथड़ी परियोजना है, यह परियोजना आपकी इम्पोर्टेंट परियोजना है। देखिए ये आप लोगों के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मैंने आप लोगों की मैपिंग कर दी है, ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। ये आप लोगों की बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। ये एक ऐसी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको और ज्ञान देना चाहता हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये थोड़ा सा इजी क्यों हो जाता है। क्योंकि अब हमें पता है कि भैया बालाघाट जो है आप लोगों का दक्षिण में आता है। ये इसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी, सॉरी इसे नहीं कहते, बुरहानपुर को कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो बालाघाट है आप लोगों का, ये जो बालाघाट है ये दक्षिण में आता है, और दक्षिण में आप लोगों का महाराष्ट्र राज्य पड़ता है। तो हमें पता हो जाएगा कि भैया जो है किसकी संयुक्त परियोजना हो सकती है, तो महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना हो सकती है। तो हमें ये याद रखना है कि बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में जो है कुड़वा ग्राम में, बालाघाट जिले की तहसील जो आपकी कटंगी है कुड़वा ग्राम में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी आधारशिला 1975 में रखी गई थी और ये बनकर कंप्लीट हुई थी 2012 के अंतर्गत। तो 1975 से लगाकर आप लोगों का जो है 2012, 1975 तो स्टार्ट हुई थी 1975 में, कंप्लीट हुई थी 2012 में। अन्य नाम इसका राजीव सागर परियोजना है। बावनथड़ी परियोजना को राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बालाघाट में एक और परियोजना आती है, उसकी बात याद रखना है आप लोगों को। बालाघाट के अंतर्गत एक और परियोजना है जिसे हम सीता रेवा परियोजना के नाम से जानते हैं। सीता रेवा परियोजना। तो बालाघाट में हमने कौन कौन सी परियोजना देखी है? एक तो हमने देखी है कि भैया बावनथड़ी परियोजना है ना, और एक देखी है हमने सीता रेवा परियोजना। बावनथड़ी परियोजना को हम किस नाम से जानते हैं? ये बावनथड़ी परियोजना का अन्य नाम है जो है राजीव सागर परियोजना। अब हम बढ़ते हैं कोलार परियोजना की। कोलार परियोजना को हम सिर्फ 2 पॉइंटों में पढ़ेंगे।
कोलार परियोजना आप लोगों की जिला सीहोर के अंतर्गत आती है, जो है नर्मदा की सहायक नदी जो है कोलार पर बनी हुई है। तो कोलार परियोजना नर्मदा की सहायक नदी कोलार पर ही बनी हुई है, जो कि 78,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करती है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है आपकी एक जोवट परियोजना और एक आती है आपकी मान परियोजना, है ना। ये दोनों ही परियोजना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मान परियोजना। जिला धार के अंतर्गत मान परियोजना, ये हमारा जिला धार है, लिखा हुआ है ना। जो है मान परियोजना जो है मान नदी पर ही है, और ये जो जिला है, ये जो नदी है, इससे अलीराजपुर और धार की जो है भूमि सिंचाई की जाती है। 15 हेक्टेयर भूमि में ये जो है आप लोगों की मान परियोजना है, जो कि धार के अंतर्गत आती है। अब हम पढ़ते हैं भैया जोवट परियोजना। जोवट परियोजना आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। जोवट परियोजना आपकी आती है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर आती है? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में जोवट परियोजना आती है, जिसका अन्य नाम है चंद्रशेखर परियोजना। ये आप लोगों को याद रखना है कि भैया चंद्रशेखर परियोजना कहाँ पर है आप लोगों की। तो ये है आप लोगों की अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ये आप लोगों को याद रखना है। ये रहा, ये बनी हुई है, मैंने थोड़ा सा टिक कर दिया है। और इसकी जो परियोजना है, ये जो परियोजना है 1985 में स्टार्ट की गई थी, जो कि अलीराजपुर और धार के अंतर्गत जो है संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाती है। तो जोवट परियोजना देख ली है, अन्य नाम मैंने क्या बताया है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों की परियोजना क्या है, आपके पिटारे में क्या है। देखिए अब आती है एक आप लोगों की पेंच परियोजना। पेंच परियोजना आती है और एक माता टीला परियोजना, माता टीला बांध आता है ना। बहुत शानदार तरीके से पढ़िएगा, एक एक चीज आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिएगा, पेंच परियोजना जो है आप लोगों की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना एमपी प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है भाई, जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है पेंच परियोजना। और छिंदवाड़ा के माचा गोरा में यह स्थित है। 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। 160 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। माता टीला की बात करते हैं भैया। माता टीला बांध जो है आप लोगों का जो है बेतवा नदी पर स्थित है, और आपको पता है कि बेतवा नदी आप लोगों की कुमारगांव रायसेन से निकलती है। ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। अब ये आप लोग बोलेंगे कि भैया माता टीला बांध जो है कहाँ पर है? देखिए याद रखिएगा भैया, यूपी के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर 1956 में जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। हमें ये याद रखना होगा कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है, जिसकी मैपिंग मैंने आपके लिए कर रखी है, और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है यार। ठीक है, तो देखिए ये इसीलिए संयुक्त परियोजना है क्योंकि बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से होता है ना, लेकिन ये बहती कहाँ पर है आप लोगों की? भैया यूपी तक। और इसी नदी पर आप लोगों का बांध बनाया गया है, माता टीला बांध। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना और उर्मिल परियोजना। तो सबसे पहले हम उर्मिल परियोजना की बात करेंगे भैया। उर्मिल परियोजना आप लोगों की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, और छतरपुर में एक और परियोजना आती है नरगवां परियोजना। नरगवां परियोजना और उर्मिल परियोजना दोनों ही छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं, और जो उर्मिल परियोजना है वह केन नदी पर निर्मित है। केन नदी पर निर्मित है यह परियोजना 1978 से स्टार्ट की गई थी। विद्युत उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है। जल का जो बंटवारा इसमें किया गया है दोस्तों 60-40 के रेशो में किया गया है।
जल का जो बंटवारा है यहाँ पर 60-40 के रेशो में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नेवज नदी पर, है ना, नेवज नदी पर जो है ये बनाया गया है। कौन सा? आपका मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ में है, नेवज नदी पर है। 23 जून को 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं भाई, एक आता है आपका मोहिनी सागर परियोजना और एक आती है अटल सागर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत भाई आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है कि भैया ये जो मोहिनी सागर परियोजना है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। आप लोगों को शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप जो है मोहिनी खेड़ी एक ग्राम है, वहाँ पर ये परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसको स्टार्ट किया गया था 1972-73 के अंतर्गत सिंध नदी पर बनी हुई है ये, और 2008-9 में ये संपन्न की गई थी मोहिनी सागर परियोजना। अब बात करते हैं अटल सागर परियोजना। अटल सागर परियोजना को भैया 2018 में इस परियोजना को अटल सागर नाम दिया गया था। इसका जो नाम रखा गया था 2018 में रखा गया था। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है अटल सागर परियोजना। देखिए ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बनी हुई है अटल सागर परियोजना। बेहतर से बेहतर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात करते हैं आप लोगों की बरगी परियोजना की। बरगी परियोजना भी इम्पोर्टेंट है और बरगी जो परियोजना है आप लोगों की वो नाम बदल कर आती है। नाम बदल कर मतलब इन द सेंस इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि भैया जो है बरगी परियोजना का अन्य नाम क्या है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बिझौरा में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बिझौरा में जो है आप लोगों का ये जो है आती है। देखिए जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बिझौरा ग्राम में आप लोगों की रानी अवंती सागर परियोजना जो है स्थित है। देखिए लिखा हुआ है नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी, नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी का पर स्थित है। 90 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। इसे अन्य नाम रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसके अन्य नाम से पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। राजघाट परियोजना, ये थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राजघाट परियोजना है ये एमपी की नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त परियोजना है ये एमपी में, है ना। अब देखिए अब हम बात करते हैं भैया यूपी के ललितपुर में ये है। ये देखिए यूपी के ललितपुर में है ये। अब ये आती है आपकी बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। 15 मेगावाट के 3 टरबाइन लगे हुए हैं विद्युत उत्पादन करने के लिए। 600 मीटर लंबी है, जो है 73 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। राजघाट परियोजना। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमारगांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, है ना। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल मुल्तई से निकलती है। ये हमें याद रखना है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। ये इसीलिए संयुक्त परियोजना। देखिए जो है बेतवा नदी निकलती जरूर है हमारे कुमारगांव रायसेन से, लेकिन जो है ललितपुर में इस पर बांध बनाएगा, इसलिए इसकी संयुक्त परियोजना है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो गुना हो, देखो यहाँ पर गुना हो और आप लोगों का शिवपुरी हो या फिर दतिया हो या फिर आप लोगों का टीकमगढ़ हो या फिर ग्वालियर हो, आप लोगों का ग्वालियर हो या फिर भिंड हो। तो अगर हम बात करें तो ये ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो इस परियोजना से लाभान्वित ज़िले हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे आगे क्या पिटारा है। चलिए भैया, तो खजाना जो है
परियोजना का पिटारा समाप्त तो हो चुका है। इसमें मैंने आप लोगों को 2 परियोजनाएं नहीं बताई हैं। एक आती है केन बेतवा लिंक परियोजना और एक नर्मदा शिप्रा परियोजना, जो मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई साहब कि ये कंटेंट, ये जो आप लोगों का सेशन है ये बहुत शानदार रहा होगा। आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आप बेहतर से बेहतर पढ़ें, रणनीति अच्छी बनाएं, क्योंकि देखिए आप मुझ पर भरोसा करें, जैसे ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वैसे ही मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं। और इश्क के 2 रंग होते हैं और लेकिन इबादत का एक ही रंग होता है। इश्क में लोग बेवफा हो जाते हैं, इसीलिए जो है उसके 2 रंग होते हैं, लेकिन इबादत तो ईश्वर से होती है और ईश्वर कभी बेवफा नहीं होता, इसीलिए इबादत का एक ही रंग होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे करना हो तो इश्क मुझे से मत करना, मुझसे करना हो तो इबादत करना, जिसलिए क्योंकि मैं कभी बेवफा नहीं हो सकता, आप कभी बेवफा नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो है हमारे बीच में एक इबादत का जो है रिलेशन बना रहेगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की हम सेशन पर बात करेंगे, आगे नए चैप्टर पर बात करेंगे। इसलिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी के लिए आप लोग संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए क्योंकि जब भी ये क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन लाइव का आप लोगों को जा सके। तो फिर मैं मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। जय हिंद और धन्यवाद।